CNN के संग हमारी आज की मेहमान हैं शायर मशरिक और मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की बहू मरहूम जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल की अहलिया जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल। गुलबर्ग लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश गाह पर पहुँचे। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल अपने दिन का आगाज़ भरपूर नाश्ते से करती हैं। घर के बागीचे में इस्तकबाल के लिए आई। जैसे सबक कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के वक्त में इंसान जैसा भी हो सकता है, कहते हैं 60 और 80 के दरमियान जो है ना, उनको सबसे ज़्यादा अंदेशा है कि हो जाए। अब अल्लाह ताला बचाई रखे। आपको बागबानी का भी शौक़ है? थोड़ा बहुत है, लेकिन जो मेरा माली है ना वो इतना मेहनती है, हर चीज़ का। अभी मेरे दिल में बात होती है उसने कर ली होती। अब देखिए ना, वो दरवाजे के बीच में उसने वो सुर्ख रंग के फूल लगाए हुए हैं, एक्ज़ोरा। जिस वक्त अगर मैं बाहर बाग तक भी निकलूं, मैं अंदर जाती हूँ तो मुझे फ़र्क महसूस होती है। आपके मिजाज में बड़ा ठहराव है और गुफ्तगू का सलीका भी खूब जानती हैं। तो आपके बचपन का घर का माहौल कैसा था? मेरे जो परदादा थे ना, वो जहाँ से ये खलीफा की खताइयाँ आती हैं, वहाँ पे उनका घर था। उस इलाके को कहते हैं चौहट्टा मुफ्ती बाकर। वहाँ पे उन्होंने मुसलमानों का पहला छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस लगाया। तो मेरे दादा का नाम था मौलवी फिरोजुद्दीन, जिन्होंने फिरोज सन्स कायम किया। फिर वो बाहर आए, उन्होंने 1918 में सर्कुलर रोड के बाहर एक बिल्डिंग बनाई, फिरोज सन्स बिल्डिंग। तो फिर उसके बाद कई साल वहाँ गुजर गए। मेरे वालिद ने घर बनाया 1940 में सिविल सेक्रेटेरिएट के साथ। एक मुसलमानों का घर था, और क्योंकि मेरे वालिद और वालदा दोनों पाकिस्तान की तहरीक में शामिल थे, तो वहाँ पे छोटा सा बगीचा था। वहाँ अम्मी ने सारी ख़वातीन को इकट्ठा किया मुस्लिम लीग की, और नौजवान थी फातिमा, सुरैया और जरीना। उनको झंडा दिया मुस्लिम लीग का और गेट खोला, और वो भाग के गई और सिविल सेक्रेटेरिएट की दीवार को फलांग के ना उसकी छत पे जाके तो वो झंडा आवेज़ा कर दिया। पहली दफ़ा मुस्लिम लीग का झंडा लगा, पाकिस्तान का ही झंडा तस्वर करते, और सब ने हमने नारे लगाए। मैं तो बिल्कुल छोटी सी थी, 5 साल की। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके वालिद साहब की और दादा की वजह से फिरोज सन से आपकी निस्बत है। आपके घर का जो माहौल है वो तो बड़ा इल्मी अदबी होता होगा। यकीनन था ही। जिस वक्त पाकिस्तान का क़याम हुआ ना, तो यहाँ एक दुकान होती थी किताबों की, माल रोड पे, उसका नाम था जे रे एंड सन्स। तो वो जा रहे थे क्योंकि तो पाकिस्तान बन गया, वो अंग्रेज़ थे। तो मेरे वालिद ने वहाँ फिरोज सन्स का बहुत बड़ा शोरूम खोला। जब मैं स्कूल से फ़ारग होती थी ना 1-2 बजे, मैं वहाँ आ जाती। तो वहाँ पे जो बच्चों की किताबों का सेक्शन था, उसमें मैंने बैठ जाना, सारी किताबें पढ़ते। फिर ज़रा मैं ज़्यादा हो गई बाशऊर, फिर मैंने बड़ी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। तो मैंने बेशुमार बचपन में इसी अंदाज में तरबियत तालीम हासिल की। 1947 में समाजी तब्दीली का जो ख्वाब दिखाया गया था, क्या वो ख्वाब पूरा हुआ? ये तब्दीली तो यकीनन आई है। एक यूनिवर्सिटी थी यहाँ पे लाहौर में, इस वक्त 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखिए 72 साल एक कौम की ज़िंदगी में कोई उम्र नहीं होती। इंशाल्लाह आगे को जाएंगे। आप तो खुद भी पढ़ाई में टॉपर रहीं। देखिए इतनी किताबों का आप रोज़ मुतालिया करें, कुछ तो दिमाग में जाएगा ना, चाहे उसमें से 10% ही जाए। ये अल्लाह ताला की देन होती है, इंसान किसी काबिल नहीं होता। जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री मुकम्मल क्यों ना की? शादी हो गई, फिर मैं बच्चों में हो गई, सारा दिन तो इन्हीं कामों में गुजर जाता। जब ये ज़रा बड़े हुए और ये हो गए हाई स्कूल में, तब फिर मैंने LLB किया। कानून के शोबे का इंतखाब शोहर नामदार से इम्प्रेस होके किया? नहीं, कोई ख़ास नहीं, घर में किताबें थी, और एक मुझे ये महसूस हुआ कि अगर आपको कानून की और वकालत के बारे में पता हो, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी जान लेते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट हो जाते हैं। आपकी और मरहूम जावेद इकबाल साहब की उम्र में 16.5 साल का डिफरेंस है, तो क्या शादी पसंद से की? मुलाकात तो मेरी हुई थी, लेकिन रिश्ता इनकी हमशीरा ने डाला था। मैं इनको मिली थी न्यूयॉर्क में, मेरे वालिद गए हुए थे, लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम उन दिनों में होता था। ये उस वक्त डेलीगेट थे यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस लाउंज में मेरी मुलाकात यकीनन इनसे हुई, तो पहली दफ़ा मुझे पता लगा कि ये अल्लामा इकबाल के साहिबजादे हैं। उसके बाद फिर ये वापस आए तो रिश्ता इनकी हमशीरा ने डाला।
शादी हो गई हमारी, और बेगम शाह नवाज थी साथ उनके। इतना एज डिफरेंस के बावजूद क्या कभी कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, मुझे तो कोई याद नहीं, कोई नहीं। असल में डॉक्टर साहब की वालदा का इंतकाल हो गया था, इनकी हमशीरा 3 साल की थी। घर में फिर वालिद थे, फिर उनका भी इंतकाल हो गया जब इनकी उम्र कोई 14 साल की थी। तो इनको घर में कोई ऐसा फ़र्द नहीं मिला जिसके साथ कोई कुर्बत हो। तो मेरा ख्याल है मेरे आने से वो फ़र्क पैदा हुआ। तो मुझसे तो इन्होंने कभी ऊँची बात ही नहीं की, और वैसे भी गुस्से वाले नहीं थे। आपका जो ससुराल है, ये घराना तो पूरी दुनिया में जाना पहचाना था, तो किस किस्म के ख्यालात, ख्वाब, तवक्कुआत लेकर आप अपने ससुराल में आई? बस मैं समझती थी कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि देखिए हज़ारों ख़वातीन हैं, उनमें से मैं इस घर में आई हूँ, लेकिन एक ज़िम्मेदारी भी तो थी। छोटे से थे बच्चे, तो मैं उनको कहती थी कि याद रखना, ऐसा कोई काम ना करना जिससे लोग अंगुश्त नुमाई करें कि जी अल्लामा इकबाल का ख़ानदान ये कर रहा है। और फिर वो डॉक्टर साहब उनको कहते थे, अब देखिए यहाँ म्यूज़ियम बन जाएगा तो हम सबको बोतलों में बंद करके यहाँ सजा देंगे कि हम अल्लामा इकबाल के वरसा हैं। मैंने कहा मुझे नहीं रखेंगे, मैं अल्लामा इकबाल की डायरेक्ट लाइन में से तो है नहीं, मेरा ताल्लुक़ तो बिल्कुल अल्लामा इकबाल के साथ एक है बिलवास्ता सा। तो मैं बाहर रहूँगी, मैं तो देखती रहूँगी बोतलों में तुम्हारे से क्या हो रहा है। जब मैं वहाँ आई हूँ तो उनकी तमाम जो थे कुतुब महफूज हैं, तो मैं हर साल उनको धूप भी लगानी, बड़ी एहतियात करना कि कहीं फट ना जाए। फिर उनका कुरान था जो उनके सराहने होता था, सब फालतू वक्त वो पढ़ते रहते थे, और वो सारे उसके सफ़े इकट्ठे हुए थे आंसुओं के साथ, वो भी वहाँ लगा हुआ। जस्टिस जावेद इकबाल मरहूम की 5वीं बरसी के मौके पर छोटे बेटे वलीद इकबाल के हमरा नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट गईं। नासरा जावेद इकबाल के बेटे पीटीआई रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल से भी गुफ्तगू हुई। वलीद साहब, आपका घराना कई हवालों से बहुत ही मोतबर पहचान का हामिल है, तो आप अपने ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी महसूस करते हैं? उतनी भारी जिम्मेदारी मैं नहीं महसूस करता जितने मेरे वालिद पे थी। उसकी 2 वजहें हैं। एक तो वो अल्लामा इकबाल के बेटे थे, मैं तो चलें एक जनरेशन और आगे हूँ, तो वो जितना करीब होते हैं उतना ज़्यादा बोझ होता है। मेरे वालिद को जो दोहरा चैलेंज था वो ये था कि उनके अपने वालिदैन की वफ़ात जो थी वो उनके बचपन में ही हो गई थी। तो ऐसे दोहरे चैलेंज को एक अजीम शख्सियत का बेटा होना एक बहुत बड़ा बोझ होता है। मैं इस बात का इनकार नहीं करता कि बोझ है, बोझ भी है, ज़िम्मेदारी भी है, एक एजाज़ भी है उसके साथ साथ। वालिदैन से क्या सीखा? वालिदैन से मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखी। वालिद से कुछ और किस्म का उनका मिजाज था, बल्कि वो नसीहत कम करते थे, अपने एग्जाम्पल से ज़्यादा लीड करते थे। किसी एक मौके पे मेरे वालिद को किसी एक तकरीब में मेहमान मुकर्रर या मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया गया, जहाँ एक किताब की रूनुमाई हो रही थी। 4-5 लोग और उनमें बड़े आला शायद उस वक्त के चीफ़ मिनिस्टर भी थे और दीगर लोग भी थे। किसी ने वो किताब नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन मेरे वालिद ने पूरी किताब पढ़ के आए हुए थे। पिछले चंद सालों में, क्योंकि मैं भी अब पब्लिक लाइफ में हूँ, मुझे भी किताबों की रूनुमाई के तकरीब में जाना पड़ा, तो मैं ये मिसाल देता हूँ कि जी मुझे उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन मैंने जो देखा, मैं कभी भी किसी किताब की रूनुमाई में किताब पढ़े बगैर नहीं जाता। तो वालदा से उसके बरक्स देखा, क्योंकि वो काफ़ी लेट आई अपनी ज़िंदगी में वकालत में, और फिर जज भी बनी, तो उनको मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा करते देखा, हार्ड वर्क जिसे कहते हैं। अल्लामा इकबाल साहब की लेगेसी को अपने बच्चों में मुंतकिल करने की शौरी कोशिश किस हद तक कर रहे हैं? मेरी बेगम जो है या उनकी वालदा, उनका तो पैदाइश और परवरिश लंदन में हुई, और ये बच्चे जो हैं मेरे 3, उनकी पैदाइश तो इंग्लिस्तान में हुई, लेकिन उनकी तमाम जो है स्कूल और वगैरह का सिलसिला अभी तक जो है वो पाकिस्तान में ही। मुझे उसके लिए कोई ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एनवायरनमेंट पाकिस्तान के और माहौल ऐसा है, एक नेशन ऐसी है जो हीरोज़ के लिए भूखी है, तो फिर हीरोज़ की औलाद जो है उसको भी मैं समझता हूँ बिलवास्ता तौर पे लोग उसको बहुत ज़्यादा एहतराम की नज़र से भी देखते हैं। तो ये सारा दबाव और ये सारी जो एक इंस्पिरेशन है, ये मैं समझता हूँ मेरे बच्चों में भी है। आपको खुद
अल्लामा इकबाल साहब का कौन सा शेर सबसे ज़्यादा पसंद है? किसको होगा अब वतन में आह मेरा इंतज़ार, कौन मेरा ख़त ना आने पर रहेगा बेकरार, खाके मरकत पर तेरी लेकर ये फ़रियाद आऊँगा, फिर दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊँगा। तो ये अक्सर मैं इसका और अपनी वालदा की तरबियत के हवाले से भी इसमें अशार हैं कि तरबियत से तेरी मैं अंजुम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमाया इज़्ज़त हुआ। तो मौके के एतबार के लिहाज से आजकल कुछ हमारे में फ़िरका वारियत की बुनियाद पर अगर कोई नफ़रत जो फैलाई जा रही है, उसके हवाले से फ़ारसी का अल्लामा इकबाल का एक मैं समझता हूँ बड़ा अजीम शेर है कि रमज़ कुरान अज़ हुसैन आमूख्तीम ज़ियातिश ऊ शोला है अंदूख्तीम, कि मैंने कुरान मजीद का सबक जो है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सीखा है और मैं उन्हीं की आग में एक शोले की तरह जो है जल रहा हूँ। बतौर वकील आप क्या समझते हैं कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजना दुरुस्त फैसला था? देखिए जी, बतौर वकील के तो उसमें मैं कोई राय नहीं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वो अदालत का हुक्म था और अदालत का हुक्म जो था वो मबनी था उन शवाहिद पर जिनका ताल्लुक मियाँ नवाज़ शरीफ की सेहत के साथ था। वो शवाहिद जो सामने आए थे वो यही थे कि वो इतने अलील हैं कि ख़तरनाक हद तक अलील हैं कि कुछ भी हो सकता है और उनको कोई सही तवज्जो ना मिली तो वो इंतकाल भी कर सकते हैं। तो इस बुनियाद पर इजाज़त दी गई, उसमें मेडिकल एलिमेंट भी है और कानूनी एलिमेंट भी है। बहरहाल जी, अब बहुत से सवालिया निशान हैं उन मेडिकल रिपोर्ट्स पे और मियाँ साहब को ख़ुद भी एहसास होना चाहिए कि वो कानून के मफरूर हैं, अपने वोटर से मफरूर हैं, वापस आएँ। बेटों ने शादी और कैरियर के मामले में आपसे रहनुमाई तो ली होगी? मेरे घर में कोई बेटी नहीं थी। जहाँ होती हैं बेटियाँ वहाँ बहुत सी ख़वातीन या बच्चियाँ आती हैं, तो बहुत मसला था कि इनके लिए अच्छी दुल्हनें कैसे तलाश हों। तो ये जो वलीद है ना, ये तो काफ़ी इन तमाम मामलात में, जैसे पढ़ाई में भी होशियार है, वो भी होशियार है। तो ये जो इसकी एहलिया है मेरी बहू, ये लंदन में एक लॉ फर्म में काम करती थी, वाइट एंड केस। तो ये रशिया में इसने ज्वाइन कर ली लॉ फर्म। तो ये गया रशिया से लंदन, तो वहाँ किसी ने तारफ़ कराया नूरिया से, इसका इरादा बन गया। हम लोग जा रहे थे बार्सिलोना, तो मैंने कहा कि तुम नज़दीक ही हो, तुम आ जाओ कुछ दिन हमारे साथ गुजार लो। तो ये कहने लगा मैं साथ किसी को ले आऊँ। मैंने कहा कोई अपना दोस्त आ रहा होगा, मैं कहा ज़रूर ले आना। लेकिन मेरे कुछ खटकी बात जी। तो मैं एक पश्मीने का जोड़ा और कड़े और अंगूठी और खुशबू, ये सारी चीज़ें साथ लेके गए। अगले दिन वो आ गया साथ। तो मैंने तो फ़ौरन, मुझे तो बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा कि ये चीज़ें मैं लाई हूँ, मैं दे दूँ। कहने लगा बाकी सब कुछ दे दे, अंगूठी मैं खुद दूँगा। उसने अपने वालिदैन को भी बताया, वो भी बड़े खुश हुए, उन्होंने मिठाइयाँ बाँट दी। फिर इसने उसको कहा कि अब मैं जा रहा हूँ न्यूयॉर्क, तो तुम भी चलो। फिर ये न्यूयॉर्क गया। डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग में जी। तो वहाँ पता नहीं इसको टॉप फ्लोर पे ले गया, वहाँ इसने उसको अंगूठी पहनाई। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की बोर्ड मेंबर हैं। हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर से मीटिंग के लिए गईं। जब आप वकालत कर रही थी तो उस वक्त या प्रैक्टिस के दौरान क्या आपने कभी जावेद इकबाल साहब से कभी रहनुमाई ली? बिल्कुल नहीं, बल्कि जितनी देर डॉक्टर साहब बेंच पे थे, यानी कि जज थे, मैंने तो कभी अदालत की दहलीज ही नहीं पार की, मैं कभी अपीयर ही नहीं हुई। तो फिर मैंने तो तब प्रैक्टिस शुरू की जिस वक्त मेरे शौहर रिटायर हो गए। बस वो चंद साल प्रैक्टिस की, फिर जज बन गई। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी थी। आपने एक मुकम्मल हाउसवाइफ से कामयाब प्रोफेशनल तक के सफ़र में उतार चढ़ाव तो बहुत से देखे होंगे। देखिए, उन ज़मानों में बहुत कम ख़वातीन आती थी अदालतों में, तो मुझे ख़ास तौर पे आदत थी कि मैं बहस करती थी उर्दू में, कि अगर मेरा कोई साइल या मुवक्किल जिसको कहते हैं वो है मौजूद, उसको पता हो कि मैं बात क्या कर रही हूँ, क्या, ताकि वो बाद में ये बात ना होगी जी जज मिल गया, वो फला मिल गया, रीडर मिल गया। बाकी वकला को शिकायत रहती थी जब मैं आती थी और मैं बात करती थी और अदालत से भी करती थी और साइल को भी समझ आती थी, तो अक्सर व बेशतर मैं
मुझे कामयाबी होती थी। तो उनको ये बात पसंद नहीं आती थी। औरतें थीं ही बहुत कम कहते थे जी आए आप जाएं, आपका अल्लाह अल्लाह करने का वक्त है, आप ये यहाँ क्या करने आ रही हैं, क्योंकि उम्र भी मेरी काफ़ी हो गई थी। ऐवान इकबाल में इकबाल अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम डॉक्टर जावेद इकबाल की बरसी के मौके पर इल्म व फ़िक्र की महफ़िल मुनक़िद की गई। अंदरून लाहौर में वाक़े मुस्तहिक अफराद के लिए कायम स्कूल लर्निंग हब का दौरा किया, जहां बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत के साथ साथ बेसहारा ख़वातीन को सिलाई कढ़ाई जैसे हुनर भी सिखाए जाते हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल के भांजे और अल्लामा इकबाल के नवासे मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन से मुलाकात के लिए हवेली बारूद खाना आईं। मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन ने नासरा जावेद और जावेद इकबाल के हवाले से अपनी यादें ताज़ा कीं। मियाँ साहब, आपका जो घराना है नामी ग्रामी घराना है, हर फर्द अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। जस्टिस साहबा के बारे में यानी आपकी ममानी के बारे में और मामू के बारे में आपकी क्या बचपन की याददाश्तें हैं? सबसे जो बेहतरीन याद मेरी है ना कि जब ईद आती थी तो मामू की तरफ से 5 रुपए मिला करते थे। जब नासरा मामी उनकी ज़िंदगी में आई तो वो 5 से 25 हो गए। तो ये आपको पता है उस ज़माने में बड़े बेहतरीन लिफाफे में क्रिस्प नए नोट जो थे वो मिला करते। तो ये तो एक बिल्कुल ना भूलने वाली बात। सेकेंडली मैं समझता हूँ कि मामू जो थे उनके लिए एक शी हैज़ ऑलवेज बीन एन बिफिटिंग पार्टनर। मैं कहूँगा कि उनको इससे बेहतर पार्टनर मिल नहीं सकता था। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू बी द डॉटर इन लॉ ऑफ अल्लामा इकबाल। आई एम सो प्राउड ऑफ हर एंड द होल फैमिली इज़ प्राउड ऑफ हर दैट द वे शी, इन्होंने जिस तरह अपने आप को कंडक्ट किया सारी ज़िंदगी। एक मिसाली बीवी थी, एक मिसाली माँ थी, एक अमेजिंग ममानी थी और एन अमेजिंग सिस्टर इन लॉ फॉर माई मदर। मुझे नहीं याद कि कभी भी इतने सालों में कोई इनकी किसी किस्म की कोई इतनी सी भी कोई किसी बात के ऊपर डिसएग्री भी किया हो। हालांकि नंद और भावज में हल्की फुल्की नोक झोंक चलती रहती है। नहीं, अब मामू इस तरह के नहीं थे। वो नहीं सोचते थे कि मैं बड़ा हूँ तो मुनीरा ही आए मेरे तरफ। वो एक तो उनका मेरे वालिद के साथ बहुत प्यार था, तो वो इनका आपस में बहुत मजाक भी, और मेरा मतलब है इनकी आपस में छेड़छाड़ भी। वो मुझे याद है कि मतलब कि मामू ने आना तो दोनों ने अपना चाय शाय खाना शाना खा के तो पलंग पे दोनों ने लेटे होना है। तो अब्बा जी कोई कुछ मेडिसिन वगैरह जो थे वो लिया करते थे, उनकी मैदे की प्रॉब्लम थी। तो मामू ने कहना यार मियाँ सलीम है मैनू ही दे दे गोली। कोई पता नहीं किस चीज़ की गोली है, 2-3 गोलियाँ तो अब्बा जी ने खाई। उन्होंने कहा यार मियाँ सलीम मैनू ही दे। तो फिर कई साल हम और रोज़ कहानी सुनाते थे बच्चों। मुझे कहानी सुनाया करते थे। वो एक इनके कमरे में एक तस्वीर अभी भी शायद कहीं लगी है, बिल्कुल। वो एक खातून की बड़ी डरावनी सी खातून है और उसके बाल इस तरह बाल रही है ना। तो वो मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा मामू ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये एक डायन है, इसका नाम है कोप लंपी। ठीक, वो कोप लंपी की जो कहानी थी वो कई साल वो कहानी चली, फिर उसके बच्चे, फिर आगे उसके रिश्तेदार। तो एंड में फिर मैंने तंग आ के मैंने कहा मामू ये कैसी कहानी है कि ये ख़त्म ही नहीं होती। अल्लामा इकबाल का जो मज़ार है ये कैसे बना, किन लोगों ने बनाया? अल्लामा इकबाल का जो मज़ार है ये लाहौर के शहरियों ने बनाया। जिस वक्त अल्लामा इकबाल का विसाल हुआ तो उनके सबसे करीबी दोस्त थे चौधरी मोहम्मद हुसैन। उन्होंने ये कहा कि अल्लामा हमेशा इनकी ख्वाहिश थी कि मुझे मस्जिद के ज़ेर साया मेरा हो मरकत।
तो उन्होंने पूछा सिकंदर हयात से, वो इस वक्त यहाँ के थे चीफ मिनिस्टर या गवर्नर, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। मेरा ख्याल है कि उस वक्त गवर्नर जनरल ने नहीं, जो गवर्नर थे ना पंजाब के, उन्होंने दी थी इजाज़त। और ये सब जो लोग थे, ये कमेटी जो थी, ये दे प्रेजेंटेड द केस टू द गवर्नर एंड देन द परमिशन। मतलब कि फिर जब उनका मज़ार बना, उसका जो वो सुर्ख पत्थर था वो भेजा था बादशाह अफ़गानिस्तान के, और बड़ा सिंपल और बड़ा अच्छा उसका डिज़ाइन है। और भुट्टो के ज़माने में उन्होंने कहा नहीं जी ये मुफक्कर पाकिस्तान है, हमने इनका मज़ार आलीशान बनाना है। तो डॉक्टर साहब से पूछा उन्होंने, डॉक्टर जावेद इकबाल से, उन्होंने कहा देखिए ये पाकिस्तानी शहरियों और लाहौर के शहरियों की अकीदत का नमूना है, इसको हमने कुछ नहीं होने देना, जैसा है इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। और इसमें कुछ जो पत्थर हैं वो अफ़गानिस्तान के बादशाह ने, कुछ ईरान का जो ईरान के बादशाह थे उन्होंने भी कुछ जो और मैं बता रही थी कि जहाँ पे मौलाना रूम का मज़ार है ना, उसके बाहर एक फ़र्जी कब्र बनी हुई है अल्लामा इकबाल की। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का, आपके प्यार का। बहुत खुशी हुई आप तशरीफ़ लाए और नासरा मामी भी आई, एंड इट वाज अ प्लेजर। नासरा जावेद से हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हुई। ये अब थोड़े से हमारे हल्के फुल्के सवाल हैं। जैसे आप खुद भी कहती हैं कि आपका ताल्लुक़ कलम कबीले से है, तो कभी खुद लिखने की तरफ रग़बत नहीं हुई? शुरू में मैंने जब जर्नलिज़म में किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से, पार्ट 1 ही किया था, तब कभी कभी मैं लिखती होती थी। उन ज़मानों में अखबार होता था पाकिस्तान टाइम्स में आर्टिकल भेजा करती थी। फिर बच्चे जब हुए तो उनको सारा दिन उनकी तरबियत में उसमें ही वक्त खर्च हो गया। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, कुछ वहाँ मज़ामीन लिखे, फिर उन्होंने कहा ये हार्वर्ड लॉ रिव्यू में छपवाएं, तो हार्वर्ड लॉ रिव्यू में बड़े पाए के मज़ामीन छपते। मेरी वालदा की एक किताब है खुद नविश्त उनकी, उसमें कुछ हिस्से मैंने लिखे हैं क्योंकि उनका इंतकाल हो गया तो आधी किताब लिखी गई थी। उसके बाद अब मैं सोचती हूँ, लेकिन अब मैं जो भी बात हमारे अपने ज़ाती हालात के बारे में थी वो तो डॉक्टर जावेद इकबाल ने अपना गरीबा चाक लिख दी हुई है किताब, तो कुछ लिखने के लिए रहा नहीं। कोशिश करूँगी, अब ये मेरा PhD हो जाए ना गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से इंशाल्लाह, फिर अगर वक्त हुआ तो देखें। आपने दुनिया भर की सैर की है, पाकिस्तान के अलावा और कौन सी जगह ज़्यादा पसंद है? सबसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है हमसाया मुल्क तुर्की, दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से है। वैसे तो आप और डॉक्टर साहब बहुत ही मसरूफ़ रहा करते थे, लेकिन जब भी कभी फारिग होते थे तो वो टाइम कैसे गुजारते थे? बस जैसे घर में आम लोग गुजारते। बल्कि मुझे याद है कि हमारे चीफ जस्टिस थे, जस्टिस कॉर्नेलियस थे शायद, तो जावेद इकबाल साहब उन ज़मानों में बार के सदर थे, तो कहने लगे मैं आपकी तरफ आऊँगा कॉल करने, हालांकि कहाँ चीफ जस्टिस जाते हैं। तो उसके बाद गुफ्तगू होती रही डॉक्टर साहब के साथ, मैं तो चुप करके सुनती थी। तो डॉक्टर साहब ज़रा मुफक्कर थे, फ़लसफ़ी थे, तो उन्होंने उसी पाए की बातें की। काफ़ी वक्त गुजर गया तो मुझे कहने लगे वो चीफ जस्टिस साहब, द डिस्कशन इन योर हाउस मस्ट बी ऑफ अ वेरी हाई लेवल। मैंने कहा जज साहब मुझे तो ये बातें आती ही नहीं हैं, और ये तो आपके साथ बैठ के वो कर रहे हैं। तो कहते देन व्हाट डू यू टॉक अबाउट फिल्म्स? तो वो एक एक्सट्रीम से जब दूसरी पे आए तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मुझे फ़िल्म्स का भी उतना शौक़ नहीं था। कभी कभी टीवी देखते, तब नया टीवी निकला था 1964 में, वो बड़े शौक़ से डॉक्टर साहब भी देखते होते थे, तो कभी मैं भी आके उनके साथ देख लेती थी। बस ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। म्यूज़िक से भी आपको लगाव है? थोड़ा बहुत। डॉक्टर साहब तो ख़ुद गाना गाते थे, उन्होंने रियाज़ की हुई थी, और थोड़ा मेरा ख्याल है शायद सितार भी बजाते थे। तो मैंने सोचा मैं भी सीख लूँ, मैंने हारमोनियम भी ख़रीद लिया, सितार भी ख़रीद लिया, मैंने भी सीखना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने ऐसे ही कहा चले मैं अब करूँ कोई एक तजुर्बा, तो मैंने थोड़ा सा सुनाया। डॉक्टर साहब कहते हैं मेरा ख्याल है आप यहीं छोड़ दें, इसको आगे ना ले जाइएगा। गज़लें ज़्यादा सुनना पसंद करती? बहुत, और मुझे ज़्यादा पसंद थी मलका पुखराज की, और वो एक होते थे अमानत अली खान। पसंदीदा गज़ल कौन सी थी? अब इस उम्र में तो वही अच्छी लगेगी ना, अभी तो मैं जवान हूँ। आपको खुद तो कुकिंग नहीं आती? थोड़ी बहुत, जब बच्चे ज़रा छोटे थे ना, उनको चाइनीज़ सूप और इन चीज़ों का शौक़ था। इन्हीं के स्कूल HSN में किसी ने कुकिंग क्लास शुरू की तो मैंने थोड़ा बहुत सीखा। लेकिन एक बात ये थी कि मेरी वालदा बहुत अच्छी थी कुक। मुझे कहती है चलो जिस घर में तुमने जाना है ना, कुकिंग आनी ज़रूरी है, चलो बावर्ची खाने। अच्छा, वहाँ उनको क्योंकि ख़ुद इतना शौक़ था, उन्होंने क्या करना, खुद ही बनाना, खुद ही बताना, और मुझे पास खड़ा किया हुआ, मुझे नहीं कहना कि कुछ करो। नतीजा ये है कि मैं कुछ नहीं सीखा। अच्छा, अब मैं बड़ी
जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे समझ नहीं आती थी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। जिस वक्त मैं आई हूँ जावेद मंज़र, तो वहाँ ड्राइंग रूम में मैं बैठी थी, उनकी वालदा बानो मेरे साथ बैठी थी, तो मुझे कहती गाल सुन रही है, बोर्ची खाने ना जाए, एक दफ़ा तो अंदर चली गई ना तेन किसी ने बाहर ही नहीं निकल देना। तो वो तो अल्लाह ताला ने शक्कर घोरे कोई शक्कर दे दी। कभी बेटी की कमी महसूस नहीं हुई? बहुत ज़्यादा। बेटी के साथ तो घर में रौनक होती है, बस वो अल्लाह ताला की देन होती थी कि जो अल्लाह ने दिया। अल्लामा इकबाल के कौन से अशार आपको पसंद है? सारे अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छे लिखे हुए, और मुझे तो इसलिए बहुत से आते थे कि मैं बचपन से बैतबाजी की माहिर थी। स्कूल कॉलेज के ज़माने में हमेशा अव्वल आती थी। अब तो याद थी हमको भी रंगा रंग बज़ माराइयाँ, लेकिन अब नक्शो निगारे ताकि निसियाँ हो गई, अब तो याद ही नहीं रहती बात। तो बैतबाजी का ना ज़माना भी गुजर गया। कभी इकट्ठे फिल्म बिनी भी की? हमारे ज़माने में 2 रुपये और 14 आने का टिकट आता था ड्रेस सर्कल का सिनेमा में। हफ्ते में 1 मरतबा हम जाते थे, सैटरडे को, बड़े एहतमाम से जाते थे। डॉक्टर अनवर मेरे कज़न हैं जो लाहौर के पीडियाट्रिशन थे, वो और उनकी अहलियाँ हैं ये सुरैया अनवर SOS वाली। हम चारों ने शाम का खाना इकट्ठा कर लेना, एक सैटरडे को उनकी तरफ, एक सैटरडे को हमारी तरफ, फिर हमने वो सिनेमा जाना। ये हमारी तफरीह थी। और हर वीकेंड पे जो भी उन ज़मानों में, और ये देखते थे वो जिसमें वो मार कुटाई बहुत होती है ना, ये मर्दों को पसंद थी। हम रोमांटिक देखना चाहते थे, लेकिन वो वक़्त अभी था जिसमें औरतों को इतना इख्तियार नहीं मिला था। आप दोनों की कौन सी आदत हैं जो बेटों ने अडॉप्ट की? एक तो अल्लामा इकबाल कहते थे, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। अल्लामा भी बातें करने में तो बादशाह थे। फिर डॉक्टर जावेद इकबाल तकरीर का तो जो था ना अंदाज़, वो उन पे ख़त्म था, लेकिन बड़ी बड़ी लंबी करना शुरू कर देते थे कई दफ़ा। तो मैंने क्या करना, सामने की लाइन में बैठ जाना, और मैं घर से कहती थी डॉक्टर साहब लंबी बात नहीं सुनते लोग, आप छोटी बात किया कर। अच्छा ठीक है। अब वो वहाँ भूल जाते थे अपने उसमें, तो मैं आगे से करूँ। तो फिर वहाँ स्टेज से गए, वो मेरी बीवी बैठी हुई है सामने, इशारे कर रही है, इसलिए अब मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। और वो बेटों ने भी वही शुरू किया हुआ है, वो भी बड़ी बातें करता है। ये भी अब ये वहाँ सेनेट में गया, इतनी लंबी तकरीर है। मैंने कहा वलीद तुम्हारी बीवी जो है ना वो मेरे से बहुत ज़्यादा संभली हुई है, मेहरबानी करके जो बात करो वो इख्तिसार से करो, और अगर तुम गुफ्तार के गाजी बन गए हो, अब तो तुम्हें अल्लाह ताला ने एक सियासी दिया है मौका कि तुम कुछ करो, तो फिर तुम किरदार के गाजी बन के दिखाओ तो जाने। आप ज़्यादातर सफ़ेद लिबास क्यों पसंद करती हैं? एक तो देखें इस उम्र में सफ़ेद लिबास वैसे ही, और आज तो आपको पता है कि मौका भी ऐसा है, इसलिए मैंने सफ़ेद लिबास पहन लिए। वैसे आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? प्याजी। अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म रेट करें और बतौर क्रिकेटर रेट करें आउट ऑफ 10। मेरा ख्याल है क्रिकेटर तो वो 9.5 आउट ऑफ 10 लेंगे या 10 ही ले लेंगे। बतौर वज़ीर आज़म अभी वो जो है ना तब्दीली वो नज़र नहीं आई, 2 साल गुजर गए, नज़र आएगी तो फिर रेटिंग करेंगे। इन सियासतदानों को आपने एक मशवरा देना है। इमरान खान तकरार कम करें और काम ज़्यादा करें। शेख रशीद चुप करके बैठे रहे या इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि जितने एक्सीडेंट इनके आने के बाद हुए, इतने पिछले दौर में ये कहते थे जी वो रेलवे मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अपना वक्त आया तो इस्तीफ़ा देने से इनकारी। बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी का तो कोई मुकाम ही नहीं है। जब बारिश होती है तो पानी आती है, तो इनको बंदा क्या मशवरा दे। मरियम नवाज वही मौरूसियत का है, और मरियम नवाज की क्या हैसियत है। मुझे याद है इसने कनेट कॉलेज में दाखिले के लिए नवाज शरीफ ने मीरा फैलबूस को कहा, हमारी प्रिंसिपल थी, कि आप इसको दाखिल करते हैं। ने कहा जी हम तो मेरिट पे दाखिल करते हैं, इसका मेरिट बनता ही नहीं, हम कैसे इसको दाखिल करते हैं। मीरा को निकाल दिया मुलाजमत से। तो ये ऐसे लोग जो है वो मौरूसियत की बिना पे, इसलिए कि नवाज शरीफ की वो बेटी हैं, उनका क्या मुकाम है, कोई मुकाम नहीं है। उस्मान बुज़दार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे नहीं मालूम कि वो यहाँ क्या करते हैं। इन सियासतदानों की एक खामी बतानी है जी। नवाज शरीफ। मैं किसी की क्यों ऐप खोलूँ, देखें अल्लाह ताला को पता है। जैसे अल्लामा कहते हैं, अज निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर के रोज़े मैशर गुज़र हाय मन पजीर वर हिसाबम रात बीनी नागुज़ीर, अज निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। अगर आप इजाज़त दें तो आपका एक छोटा सा इंग्लिश का टेस्ट ले लें। ये मेरी मादरी ज़ुबान तो है नहीं। हाँ। और अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, गुलामी क्या है ज़ौक़े हुस्ने ज़ेबाई से महरूमी, जिसे ज़ेबा कहें आज़ाद बंदे है वही ज़ेबा। तो बात तो वही अच्छी है जो इंसान की अपनी ज़ुबान में है,
ये फरंगियों की ज़बान को हम क्या जाने, आप टेस्ट ले लें। जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है जलेबी के लिए एज सच कोई लफ्ज़ अंग्रेज़ी में है नहीं, मेरे नॉलेज में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं। जलेबी को कहते हैं प्रेट्ज़ेल। लड्डू, लड्डू का भी मुझे तो लफ्ज़ नहीं आता, और जहाँ तक मुझे पता है ये तमाम जो हमारी मिन जुमला मिठाइयाँ हैं ना, इनको स्वीट मीट कह के ये फ़ारग कर देते हैं। इसको स्वीट बॉल्स कहते हैं ना जी। लोटे को क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं, एक तो वाटरिंग कैन होता है, एक स्पाउट भी होता है। जैसे अब तो उन्होंने, आपको पता है, वो लगा लिए मैं मुस्लिम शावर, अब उसकी जगह ही नहीं रही। इसको कहते हैं ईयर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।